हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियली। आज हम मैथमेटिकल टीचिंग की यूनिट 3 लेकर आए हैं। अब देखते हैं हम यूनिट 3 को कितने पार्ट्स में कवर करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैथमेटिकल टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 है हमारी मेथोडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। इसकी पहली विधि है हमारी विश्लेषण विधि। यह विधि विश्लेषण प्रक्रिया पर आधारित है। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं। यह विधि रेखागणित में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि इस समस्या का हल किस प्रकार प्राप्त किया जाए। इस प्रकार समस्याओं के विभिन्न भागों का विच्छेदन करने को ही विश्लेषण विधि कहते हैं। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा निष्कर्ष से ज्ञात तथ्य की ओर चलते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है। इस विधि में जो ज्ञान करना होता है, यह सिद्ध करना होता है, उसे आरंभ करते हैं कि इसे ज्ञात करने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए हमें पहले क्या क्या ज्ञात करना चाहिए। मुख्यतः इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, जब किसी संध्या को हल करना हो। ठीक है। जब रेखागणित में किसी रचना कार्य करना हो, जब अंकगणित में किसी नवीन समस्या को हल करना हो। अब इसके प्रयोग देखते हैं हम। रेखागणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है, बीजगणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है और अंकगणित में विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। ठीक है। विश्लेषणात्मक विधि के कुछ गुण भी हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। यह जो विधि है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हल ढूंढता है। किसी प्रमेय की उत्पत्ति तथा निर्मेय की रचना इस विधि द्वारा ही समझी जा सकती है। नंबर 4 है, इस विधि के द्वारा छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नंबर 5 है, इस विधि में से छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा कौशल क्षमता बढ़ती है, करने का विकास होता है। कौशली क्षमता का या विश्लेषण करने का विकास होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। इस विधि में छात्र अपने आप समस्या करके अपने आप ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए वह नए ज्ञान के लिए उत्सुक होता है। विश्लेषण विधि के कुछ दोष भी हैं। यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उस समय उनकी तर्क शक्ति तथा विश्लेषण की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। इस विधि द्वारा शिक्षण करने पर पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा समस्या को हल करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि विश्लेषण तथा तर्क की प्रक्रिया लंबी चलती है। विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग तभी संभव है ज्ञात तथ्यों तथा अज्ञात निष्कर्षों की जानकारी के लिए। ये हो गए इसके कुछ दोष विश्लेषणात्मक विधि के। अब हम शुरू करते हैं संश्लेषण विधि। दूसरी विधि है हमारी संश्लेषण विधि। हम इस विधियों को जितना जल्दी, वीडियो लंबी ना करके जितना जल्दी कवर करें उतना हम करने की कोशिश करते हैं। अब करते हैं संश्लेषण विधि। यह विधि संश्लेषण कार्य पर आधारित है। संश्लेषण का अर्थ अलग अलग भागों में को जोड़ना है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते थे, और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले दी गई समस्त सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और फिर उसे हल करते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है, परंतु इससे प्रस्तुत समस्या का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं हो पाता है। गणित शिक्षक को ज्यामिति तथा रेखागणित शिक्षा करते समय विश्लेषण एवं संश्लेषण दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, जिससे छात्र यह जान सके कि कोई रचना कार्य या किसी पद पर उपयोग क्यों किया गया है तथा समस्या का हल ज्ञात करने में इसकी क्या सहायता मिलती है। अब इसके प्रयोग देखते हैं। संश्लेषण विधि का बीजगणित में प्रयोग होता है, संश्लेषण विधि का रेखागणित में प्रयोग होता है और अंकगणित में संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। अब हमने संश्लेषण विधि देख लिया, विश्लेषण विधि देख लिया। अब हम इसमें ये देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में क्या अंतर है, और ये इसके आने की 80% चांसेस होते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि में अंतर समझाइए। देखिए, नंबर 1, विश्लेषण विधि में छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, परंतु संश्लेषण विधि में छात्रों को पहले से तैयार सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। विश्लेषण विधि द्वारा छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास का विकास होता है,
परंतु जब उन्हें सामग्री ही पहले से मिल जाएगी तो आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास की कमी रहती है, क्योंकि छात्र समस्या का हल स्वयं नहीं खोजता है। विश्लेषण विधि से समस्याओं को शीघ्र एवं स्वच्छता से हल करना नहीं सीख पाते हैं, परंतु विश्लेषण विधि में समस्याओं को शीघ्रता, स्वच्छ, स्पष्टता से हल करने की दृष्टि से यह एक उपयुक्त विधि है। विश्लेषण विधि के द्वारा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, परंतु संश्लेषण विधि में खोले गए तथ्यों को संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, परंतु संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि में अनुभवों, प्रयोगों तथा उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर बालक तार्किक ढंग से विचार विमर्श करके हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम तथा सूत्र पर पहुंचते हैं। नियमों, सूत्रों आदि का प्रतिपादन करते समय इस विधि में बालक अपने अनुभवों, मानसिक शक्तियों तथा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। आगमन विधि इसी प्रकार की अवधारणाओं पर आधारित है, इसीलिए इस विधि को आगमन या समानुमान विधि कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं। यंग के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न स्थूलों तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है। इसमें कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, कोई नए तुम्हें विचार विमर्श करते हैं, डिबेट करवाते हैं, कोई नियम देते हैं, सूत्र देते हैं, बताते हैं, तो उससे ना बच्चा अपने आप उस सूत्रों तक पहुंचता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। उसको हिंट दी जाती है, थोड़ी थोड़ी बच्चे को इस विधि में थोड़ी हिंट दी जाती है, जिससे वह बच्चा अपने किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, वह स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसीलिए उसका जो है मानसिक स्तर पर विकास होता है। लैंडर के अनुसार जब बालकों के समक्ष अनेक तथ्य, उदाहरणों एवं वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात बालक स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है, तब वह विधि आगमन विधि कहलाती है। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियमों की ओर, विशेष से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर रहते हैं। अतः छात्र स्वयं भिन्न भिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए उदाहरण के आधार पर किसी निष्कर्ष अथवा सामान्यीकरण पर पहुंचता है। इस प्रक्रिया को ही आगमन विधि कहते हैं या आगमन प्रक्रिया कहते हैं। आगमन विधि के सोपान। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय मुख्य रूप से निम्नलिखित सोपानों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में अध्यापक द्वारा बालकों के समक्ष एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा बालकों की सहायता से उन उदाहरणों का हल प्राप्त कर लिया जाता है। दूसरा होता है निरीक्षण करना। प्रस्तुत उदाहरणों का हल प्राप्त करने के बाद बालक उनका निरीक्षण करते हैं तथा अध्यापक के सहयोग से किसी निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। नियमीकरण या सामान्यीकरण करना। प्रस्तुत उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद अध्यापक तथा बालक तर्कपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करके किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम निर्धारित करते हैं। चौथा होता है परीक्षण एवं सत्यापन। किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत या नियम का निर्धारण करने के पश्चात बालक अन्य उदाहरणों अथवा समस्यात्मक प्रश्नों की सहायता से निर्धारित नियमों का निरीक्षण एवं सत्यापन करते हैं। ये हो गए इसके कुछ सोपान आगमन विधि के। अब देखते हैं आगमन विधि के गुण या विशेषताएं। यह एक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। दूसरा होता है इस विधि द्वारा बालकों को नियम, सूत्रों का निर्धारण एवं सामान्यीकरण की प्रक्रिया का ज्ञान होता है। तीसरा होता है आगमन विधि द्वारा बालकों की आलोचनात्मक निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। चौथा, यह विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है एवं उपयुक्त विधि है। इसके द्वारा बालकों में गणित के प्रति उत्सुकता एवं रुचि बनी रहती है। इस विधि द्वारा बालकों को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अब आगमन विधि के कुछ दोष भी हैं, गुण हैं तो दोष भी होंगे। इसीलिए नंबर 1, इस विधि की गति अत्यंत धीमी है, जिसमें इसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति में समय और परिश्रम अधिक लगता है। अनुभवी एवं योग्य अध्यापक ही इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि द्वारा बालकों में समस्या समाधान की योग्यता एवं क्षमता में विकास संभव नहीं है। नियमीकरण अथवा सामान्यीकरण के लिए प्रत्यक्ष उदाहरणों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के लिए आसान काम नहीं है। आगमन विधि के बाद आती है निगमन विधि। अब हम निगमन विधि देखते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है।
निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखागणित तथा त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित के इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग होता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में अधिक किया जाता है। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं। निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की जस्ट अपोजिट है। ठीक है, निष्कर्ष तथा संबंधों आदि को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य अध्यापक बालकों को निम्न प्रकार की बातें बताते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हम सबने पढ़ा है, a² + b² + 2ab। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण या 180 होता है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल πr² आदि ज्यामितीय सूत्रों का ज्ञान है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। इस प्रकार त्रिकोणमिति में भी sin θ = 1/cos θ और tan θ = sin θ/cos θ आदि सूत्रों का ज्ञान होता है। निगमन विधि के गुण, कुछ गुण होते हैं इसके। नंबर 1, इस विधि के प्रयोग में गणित का कार्य अत्यंत सरल एवं सुविधाजनक हो जाता है। दूसरा, जब समय अभाव हो तो उस परिस्थितियों में इन विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस विधि का प्रयोग करने पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को कम परिश्रम करना पड़ता है। नंबर 4, इस विधि द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। नंबर 5, इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य शीघ्रता तथा आसानी से कर सकते हैं। नंबर 6, यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। अब बात करते हैं निगमन विधि की दोष की या सीमाएं की। यह विधि मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है। इस विधि के प्रयोग से अध्ययन प्रक्रिया नीरस बनी रहती है। इस विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान अर्जित करने के अवसर नहीं मिलते हैं। अब हमने आगमन विधि देख ली, निगमन विधि देख ली। अब हम इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। ज़्यादातर अंतर के वाले क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखे जाते हैं पेपर में। या तो पूछ लेता है विश्लेषण या संश्लेषण विधि में अंतर, आगमन विधि, निगमन विधि में अंतर बताइए। इसीलिए इनके आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर देखते हैं। आगमन विधि, इस विधि द्वारा छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है, परंतु निगमन विधि में छात्रों को खोज प्रवृत्ति विकसित करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। आगमन विधि अध्यापन की श्रेष्ठ विधि होती है, परंतु निगमन विधि अध्ययन या अध्यापन की श्रेष्ठ विधि नहीं होती है। ठीक है, आगमन विधि छोटी कक्षाओं के शिक्षण में अधिक उपयोगी है, परंतु निगमन विधि उच्च कक्षाओं की शिक्षण में अधिक उपयोगी है। आगमन विधि नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक होती है, परंतु निगमन विधि बालक दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रयोग करते हैं। निगमन विधि में आगमन विधि खोज या अनुसंधान का मार्ग है, परंतु निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है, क्योंकि बालक बताए गए नियमों या सूत्रों का अनुकरण करता है। आगमन विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, परंतु निगमन विधि में बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होने के अवसर नहीं मिलते हैं। आगमन विधि मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों पर बल देती है, परंतु निगमन विधि समस्या समाधान पर अधिक बल देती है। आगमन विधि द्वारा अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया रुचिकर हो जाती है, परंतु निगमन विधि अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया नीरस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। आगमन विधि की गति धीमी होती है, जिससे परिश्रम व समय अधिक लगता है, परंतु निगमन विधि में गति तीव्र होती है, जिससे परिश्रम व समय कम लगता है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि अवबोध केंद्रित है, परंतु निगमन विधि स्मृति केंद्रित है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जो टॉपिक बताए हैं नोट्स वो आपकी समझ में आए होंगे और आप उसको नोट